गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो लास्ट क्लास में हमने ड्यूअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल पढ़ा था, जिसको आपने डी ब्रॉय इक्वेशन बोला था बच्चों। तो उसके बाद आज हमें जो डिस्कशन करना है इसमें वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम नंबर। ये दोनों बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या स्टेटमेंट आया, इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है आपके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनके अबाउट कहा गया कि ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को आप साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर सको। जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे आप कार चला रहे हो तो कार के लिए तो आप बता सकते हो कि कितने मोमेंटम से किस पोजीशन पे वो ट्रैवल करेगा, ये बता सकते हो। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आप उसके एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकते। ये कह रहा है कौन? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम of microscopic particles cannot be measured simultaneously accurately। नहीं, अगर आप एक को मेजर करोगे तो दूसरे में प्रॉब्लम आएगी, मतलब उसमें अनसर्टेनिटी आएगी। या इसे आप ये भी कह सकते हो कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। जैसे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी है और कितने पोजीशन पे है, दोनों एक साथ आप डिटरमिन नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल भी है, क्योंकि आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है बच्चे कि आप यहाँ पोजीशन भी निकाल सकते हो और वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, नहीं। लेकिन हाइजेनबर्ग कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। अब इसी बात को मैथमेटिकली उन्होंने कैसे समझाया, देखिए। तो मैथमेटिकली उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई। h यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है बच्चों, नहीं। तो h/4 पाई के या तो बराबर होगा या ग्रेटर देन होगा भाई, डेल x इंटू डेल पी। अब आप जानते हैं डेल्टा पी क्या है? तो डेल्टा पी इज नथिंग बट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जिसको आप लिख सकते हो मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ए मास ऑफ पार्टिकल होगा जिसके अबाउट स्टडी करोगे, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास, और ये डेल्टा वी क्या आ गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो समझ में आ गया बच्चे, पी मोमेंटम है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, आप जानते हो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रीऑर्गेनाइज करके लिख सकते हो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m, गेटिंग और नॉट। तो कौन सा टर्म क्या है देख लीजिए, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड दिस इज व्हाट? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। h आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप जानते ही हो। तो ये हो गया बच्चे मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आप देखिए एक आध क्वेश्चन कर लीजिए इस पे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कहा गया फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये पोजीशन बराबर हो गया किसके? मोमेंटम के। तब आप अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करिए। तो क्या प्लान होगा बच्चे, कैसे फाइंड करेंगे? ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको बराबर लिख दिया है बच्चों। तो डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू h/4 पाई। अब आपने कहा कि ये दोनों इक्वल है, तो इसका स्क्वायर कर दो आप, मोमेंटम का स्क्वायर, चूंकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम दोनों इक्वल हैं, तो दैट्स वाई
आप इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो डेल्टा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन 4 पाई। यहाँ से आप देखो डेल्टा p मतलब मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो m का स्क्वायर डेल्टा v का स्क्वायर, तो यहाँ से डेल्टा v फाइंड करिए, h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर आ गया, और यहाँ से फिर जब आप v निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट हो गया भाई, तो देखो m स्क्वायर और 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये दो बाहर कर दो, तो डेल्टा v इक्वल टू 1 अपॉन 2m इंटू में क्या आएगा, h अपॉन पाई। तो ये वैल्यू आएगी आपके 4 ऑप्शंस में, ये एक ऑप्शन होगा जिसको आपको सर्किल करना होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। तो आपसे पूछा गया है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करिए, ये फाइंड करिए अगर डेल्टा p और डेल्टा x बराबर हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 1 अपॉन m स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन पाई। गेटिंग और नॉट। अब आइए एक और मामूली सा क्वेश्चन है कि फाइंड अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम पे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी। तो लेट्स सी, फॉर्मूला क्या है आपके पास, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू चेंज किया, मास इंटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या आ गया बच्चे, h अपॉन 4 पाई x, और यहाँ से v निकाल दो, सारी वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू जानते ही हो, पाई की वैल्यू जानते हो, x की वैल्यू गिवन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे इसमें ये आपका है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 34। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 5.69 5.79 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करी है 0.1 एंगस्ट्रॉम पे, मतलब डेल्टा x आपकी वैल्यू है 0.1 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। देखिए, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों। देखिए, कह रहा है कि फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 3 इंटू 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट अप टू 0.01%। तो देखो बच्चे, ये आपके पास है एग्जैक्ट वेलोसिटी। अब इसमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू बताएगी कि इतना परसेंट, तो अगर आपको डेल्टा v निकालना हो तो इसका परसेंटेज निकालिए, तो देखिए 0.3 आएगा। दैट मीन्स कि इस वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.3 है। तो डेल्टा x आप चूंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यूज कर रहे हो, तो आपको क्या यूज करना होगा, 0.3। तो डेल एक्स इक्वल टू आ गया बच्चे 6.62 h इंटू 10 का पावर 34 अपॉन में क्या आएगा 4, पाई की वैल्यू 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस कितना 31, और जो ये आपके पास है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको निकालना है, और वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी इन ये है तो ये नीचे आ जाएगा 0.3। इसको आप सॉल्व कर दिए, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान देना था बच्चों कि ये टोटल वेलोसिटी है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, तो इसका जो परसेंटेज निकल के आएगा दैट इज 0.3, उसको आप इस वैल्यू में पुट करोगे। अगर आपने ये वैल्यू पुट कर दिया होता तो आपका आंसर गलत आता। ठीक है, तो आई होप आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी समझ में आ गया। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल के अगेंस्ट था, इसीलिए बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन में आप कहोगे कि this model, that is Bohr's atomic model, is unable to explain uncertainty in Heisenberg uncertainty position या principle। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ठीक से होल्ड नहीं कर पाए कौन, बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो दैट्स वाई इसको आप लिमिटेशन कह दोगे। ठीक है, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आप अनसर्टेन पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर एक एक्यूरेट कैलकुलेट किया तो दूसरा में अनसर्टेनिटी आएगी, और अगर दूसरा एक्यूरेट किया तो फिर पहले के इसमें अनसर्टेनिटी आएगी। नहीं, अब कितनी आएगी, तो इन्होंने बता दिया कि डेल एक्स इंटू डेल वी या डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, नहीं इतनी आएगी। तो बाकी जो भी सवाल इस पे पूछा जाएगा इसी फॉर्मूला बेस्ड। एक सिंपल सा क्वेश्चन इस साल भी आया है मेंस में, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, उस पर आपको वैल्यू पुट करना है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें आपको मिलेंगी, बाकी और कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए।
अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, चाहे किसी लेवल के लिए बनाइए। अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे आपने पढ़ा डी ब्रोगली इक्वेशन या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद नहीं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर है क्या? नहीं देखो, इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पूरी तरह से अगर हम एक एक पॉइंट को क्लियर करें तो थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो आया है वो हायर क्लास से आया है, लेकिन जितना हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी बोलते हैं और वेव भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रीट होगा। नहीं तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। कौन सा वेव? मैटर वेव। जैसे डी ब्रोगली ने बोला था ना भाई, डी ब्रोगली ने बोला था सबके पास वेव होता है, चाहे ट्रक जा रहा हो उसके पास भी वेव है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन अगर वो माइक्रोस्कोपिक है तो उसके पास भी वेव होगा। तो ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो वेव के फॉर्म में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ वेव। और कौन सा वेव है? मैटर वेव। तो ये बात स्क्रोडिंगर ने समझ ली, तो उन्होंने क्या किया, अगर कोई वेव है तो उसका अपना इक्वेशन होता है भी। नहीं तो स्क्रोडिंगर गेव वेव इक्वेशन एंड टोल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी वेव। नहीं तो इन्होंने स्क्रोडिंगर ने उस पर काम करना शुरू किया, और उन्होंने जो वेव आपने कहा था, तो उस वेव को कैरेक्टराइज करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। नहीं तो इसको मैथमेटिकली, ये सब मैथमेटिकली है, स्क्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए मैटर वेव में ये कहा गया कि देखो ये आपके पास है डेल स्क्वायर साई अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर 8 पाई एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी। नहीं तो ये सारे टर्म जानते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई एनर्जी है, वी आपका वेलोसिटी है, और एम क्या है आपके पास? एम मास है। ठीक है ना, तो ये इसे आप कहते हो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इससे देखो हमें क्या करना है, मेन इसका फाइंड करना होता है ये साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। जैसे 90% मैंने बोल दिया कि 90% चांसेस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वो कहलाता है साई स्क्वायर। नहीं अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, किसको? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और साई स्क्वायर निकालेंगे। नहीं और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है, 3 डायमेंशनली मूव करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि स्क्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशंस को सॉल्व करके साई स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब कैसे सॉल्व किया, क्या क्या अभी हमें फिलहाल इससे मतलब नहीं है। और साई स्क्वायर है क्या फिर पूछोगे आप, तो ये प्रोबेबिलिटी को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1, मतलब 100% के यहाँ पे है ही, तो 100% आप नहीं बता सकते। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, मतलब यहाँ पे नहीं है। तो इन बिटवीन जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, जैसे 90% मैंने लिख दिया कि अगर 90% चांसेस है तो आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साई स्क्वायर निकालोगे, और ये साई स्क्वायर 3 डायमेंशन में मिलेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो 3D में है, 3 डायमेंशन में है बच्चों। नहीं तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हैज 3 वेरिएबल्स। 3 डायमेंशन में अगर मूव करोगे तो 3 वेरिएबल मिलेगा, और इसी 3 वेरिएबल को सॉल्व करके 3 क्वांटम नंबर बनाया गया। समझे कि नहीं समझे? तो अब बेसिकली आपका सिलेबस अब यहाँ से शुरू होता है। नहीं तो कौन कौन से क्वांटम नंबर बनाए गए? देखिए एक को बनाया गया दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर, लेकिन हमने तो कहा है कि इस 3 क्वांटम नंबर्स डिराइव किया गया है। यस तो ये जो 3 है बच्चों दैट आर ड्राइव फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये जो 4th जिसको आप स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हो, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं किया गया है। तो अब आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि आउट ऑफ 4 कौन सा क्वांटम नंबर ऐसा है जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं किया गया है? योर आंसर विल बी स्पिन क्वांटम नंबर। या आउट ऑफ 4 कौन कौन सा क्वांटम नंबर है जो ड्राइव किया गया है? तो
प्रिंसिपल किया गया है, एजीमुथल, मैग्नेटिक, सिर्फ स्पिन नहीं किया गया है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको याद रखना होगा। बाकी बचा 3 क्वांटम नंबर्स। अब इस क्वांटम नंबर को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। देखो मेन ये बात बताई गई कि ये जो आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एक्चुअली में शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा कि आपके ऑर्बिटल का शेप बिग साइज का होगा, छोटे साइज का होगा, क्या होगा, ये बताएगा। ठीक है, तो अब कैसे बताएगा इसको आप स्टडी करिए। देखिए तो पहले एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो देखिए कहा गया कि इस साई स्क्वायर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब आप साई स्क्वायर निकालते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मैंने आपको बताया था अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी भाई, और इक्वल टू 0 है तो मिनिमम, जिसको हम नोड्स कहेंगे आगे चल के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड साई स्क्वायर, एंड जबकि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, खासकर जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो फाइनल एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। अब आइए, विद द हेल्प ऑफ दीज 4 क्वांटम नंबर लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमिन। तो एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया कि क्वांटम नंबर का मेन पर्पस क्या है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या लोकेशन है। अब इलेक्ट्रॉन के लोकेशन का क्या मतलब, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो ऑर्बिट में मिल सकता है, सब ऑर्बिट में मिल सकता है, ऑर्बिटल में मिल सकता है, और फिर उस ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन क्या है ये भी आपको देखना है। जैसे कोई आप एड्रेस लिखते हो, है ना, तो आप कंट्री लिखते हो, स्टेट लिखते हो, डिस्ट्रिक्ट लिखते हो, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट में किस लोकेशन पे है वो भी मेंशन करते हो। तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी अपना एड्रेस होगा, जिसको हम डिटरमिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, KLMNOP, किस सब ऑर्बिट में है, S में है, P में है, D में है या F में, और फिर उसका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब कि वो P में है तो P में किस वाले में है भाई, है ना। ऑर्बिटल क्या है, मतलब कौन से ऑर्बिटल में, कौन से बॉक्स में है, और फिर उस बॉक्स में क्या स्पिन है। तो ये 4 चीज़ें आपको डिटरमिन करनी होगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, 4 क्वांटम नंबर। तो देखिए एक ऑर्बिटल अगर पूछे कि ऑर्बिटल को डिफाइन करो, ऑर्बिटल क्या होता है, तो आप कहेंगे वो 3D स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। ये हो ना ऑर्बिटल का मतलब क्या, कि वो 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। अब आइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको आप n से रिप्रेजेंट करना बच्चे, स्मॉल n से। सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि इट टेल्स अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये बताएगा कि आपके ऑर्बिटल का साइज क्या है, छोटा है, बिग साइज का है, व्हाट। तो देखो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये फॉर्मूला आपको मालूम है ऑर्बिटल का साइज निकालने के लिए, 0.529 n²/z। ठीक है, तो अब आप बताइए यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते रहो और r पता करिए। तो देखिए जैसे हमने 5r कैलकुलेट किया, r1 r2 r3 r4 r5, यहाँ से n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट k, n = 2 सेकेंड ऑर्बिट l m n o, इसको n मानना है समझ रहे हैं, k l m n o। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड ये फिफ्थ ऑर्बिट है। तो ये अगर आप इनका साइज कंपेयर करोगे तो ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। तो देखिए हेयर यहाँ पे जो n है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर आप इसकी वैल्यू 1 पुट करें, 2 3 4 5 ऐसे पता करो तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम साइज किसका है, R5 का। फिफ्थ ऑर्बिट का मैक्सिमम साइज है, उसके बाद 4 देन 3 देन 2 1। तो इससे पता चल गया ना कि आपके ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा इट टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी है ये भी आप डिटरमिन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। याद करिए -13.6 × z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला था आपका। z यहाँ पे क्या है, z एटॉमिक नंबर है बच्चों, और n आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो किस ऑर्बिट में है आप उसकी एनर्जी डिटरमिन कर लोगे, और जब एनर्जी कंपेयर करोगे तो आपको देखिए E4 मैक्सिमम एनर्जी,
क्योंकि जितना न्यूक्लियस के पास लाओगे उतनी एनर्जी कम होगी ना नेगेटिव में। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लाते हो आप हाइड्रोजन के लिए 13.6, याद है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मिनिमम है ना। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी और मैक्सिमम एनर्जी इक्वल टू 0 होती है, जिसको आप इनफाइनाइट बोलते हो बच्चों। तो आप देखिए E4, E3, E2 एंड E1 में E4 की एनर्जी मैक्सिमम है, देन E2 की, देन E3 की, देन E1 की। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बताएगा आपको कि आपके ऑर्बिटल का साइज क्या है, आपके ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। नहीं, अगर कह दे कि भाई बताओ अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हमारा 5th ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट का साइज क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्वांटम नंबर चाहिए ना, और उसकी एनर्जी क्या होगी तो उसके लिए भी क्वांटम नंबर चाहिए आपको। नहीं, तो दो मेन चीजें आपको याद रखनी है बच्चों कि आप इनकी मदद से साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन है इसके अबाउट जरा देखिए। जैसे इट टेल्स अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। याद करिए बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा था MVR, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/4π, जिसको आपने परमिसिबल ऑर्बिटल कहा था। यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ बिहेव करेगा, क्वांटम नंबर होगा। तो अब आप पता कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय दिस फॉर्मूला दैट इज nh/4π। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में h/4π के बराबर होगा, सेकेंड में 2h/2π, और उसी तरह से 3h/2π, 4h/2π। ऐसे ही आप जिस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम पूछे उसमें n की वैल्यू पुट करो, h जानते हो, पाई जानते हो, सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो आई होप ये थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। पहला आप निकाल सकते हो साइज ऑफ ऑर्बिटल, दूसरा आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और तीसरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbital can be determined with the help of this principal quantum number. What about fourth one? The number of subcells in nth orbit. अब आप देखिए जैसे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट है। तो अब इस ऑर्बिट में, जिसको आप शेल भी कहते हो, कितने सब ऑर्बिट है, सेकेंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं और फोर्थ में कितने हैं, ये आपको डिटरमिन करना होगा। देखो फर्स्ट में एक होता है, फर्स्ट में एक ही होता है, सब सेल पूछा गया SPDF। तो सेकेंड में क्या होगा, 2 होगा SNP, थर्ड में क्या होगा, 3 होगा SPD, और फोर्थ में क्या होगा SPDNF होगा। नहीं, तो देखो कहा गया कि नंबर ऑफ सब सेल्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के बराबर होगी। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट है, कौन कौन से, SNP तो 2 हो गया, और थर्ड ऑर्बिट में 3 है SPD, सिर्फ फोर्थ में 4 होगा SPDNF। तो नंबर ऑफ सब सेल्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। तो किस ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे वो डिपेंड करेगा कि किस ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर 5th ऑर्बिट की बात हो रही है तो 5 हो जाएंगे भी, नहीं, और 4th ऑर्बिट की बात हो रही है तो ओनली 3। नहीं, तो अगर आपसे सवाल पूछे तो चलिए देखिए नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करना चाहते हो इन nth ऑर्बिट, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है n²। जैसे पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ऑर्बिटल है, इसमें आप एक बॉक्स लिखते हो S वाला, याद करो। और अगर सेकेंड ऑर्बिट में हम जाएं तो 4 ऑर्बिटल। अब 4 ऑर्बिटल क्या है, देखो सेकेंड ऑर्बिट में n = 4 आ रहा है, तो सेकेंड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कितने हैं, 2 SNP। क्या आप नहीं जानते S के पास एक बॉक्स होता है, P के पास 3 बॉक्स, तो 1 2 3 4, इसी बॉक्स को तो आप ऑर्बिटल्स कहते हो। तो अगर आप सेकेंड ऑर्बिट लेते हैं तो सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बॉक्सेस 4 होंगे। थर्ड ऑर्बिट में ऑब्वियस सी बात है 9 होगा। कैसे, तो SP और D आ गया, इसके पास एक बॉक्स, इसके पास 3 है, इसके पास 5, तो 5 है 3 8 है, 9 नहीं हुआ क्या। सिमिलरली अगर आप n = 4 लेते हो तो आपके पास 16 आएगा, क्योंकि n = 4 में क्या क्या आ जाएगा, SPDF। तो इसके पास एक बॉक्स, इसके पास 3, इसके पास 5, इसके पास 7, सभी को ऐड करो, यू विल गेट 16। तो किस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, दैट कैन बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड आप लिखेंगे क्या, व्हाट n²।
तो नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप 2n स्क्वायर। तो मान लीजिए पहला शेल है आपके पास, फर्स्ट ऑर्बिट है k, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप? तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कहेंगे 2। l आपके पास है सेकेंड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू कितना? 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 8 आ गया, ये जानते भी हो भाई। m सिमिलरली आप 2 की वैल्यू क्या पुट करो? 3, तो 9 इंटू 2 दैट इज 18 हुआ। और n उसी तरह से अगर आप n की वैल्यू 4 पुट करते हो तो 32 हो जाएगा। नहीं तो आप पता कर सकते हो कि किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फर्स्ट शेल में कितने रहेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आप डिटरमिन कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपके पास है बच्चों 2n स्क्वायर, वेयर n अगेन इज व्हाट? दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नहीं तो आपने देख लिया बच्चों, ये साइज के अबाउट बताता है, ये एनर्जी के अबाउट बताएगा, ये एंगुलर मोमेंटम के अबाउट आपको बताएगा, ये बताएगा कि आपके शेल में कितने सब सेल्स हैं, ये बताएगा कि आपके किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो ये सब डिटरमिन करोगे आप विद द हेल्प ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कहते हो एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको आप L से रिप्रेजेंट करते हो और इसका जो मेन पर्पस होता है, इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिटरमिन करेगा, बताएगा। नहीं तो देखो जो L की वैल्यू होती है वो 0 to n-1। L की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1। तो देखो L की वैल्यू अगर 0 आपको मिला तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा S। L की वैल्यू 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F एंड 4 के लिए G। अब आपसे पूछेगा सवाल कि N के किस वैल्यू के लिए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के किस वैल्यू के लिए G सब ऑर्बिट एग्जिस्ट। तो देखो यहाँ पे अगर आप N की वैल्यू 5 पुट करते हो तो 0 to 5-1 दैट इज 4। तो 0 to 4 क्या गया? 0 1 2 3 4। इसका मतलब अगर आपके पास फिफ्थ ऑर्बिट है तो वहां पे G ऑर्बिट की एंट्री होगी। तो फॉर विच, याद रखना स्कूल वाले बच्चे, तो फॉर विच वैल्यू ऑफ N G सब ऑर्बिट एग्जिस्ट, तो आप कहेंगे n = 5। फिफ्थ ऑर्बिट में G की एंट्री होगी। नहीं उससे पहले G नहीं आ सकता बच्चों, ठीक है। अब आप बात करें शेप की, तो क्या आप नहीं जानते कि इस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है विदाउट ओरिएंटेशन। P डबल डम्बल शेप होता है बच्चों, डम्बल शेप, ठीक है। D आपका डबल डम्बल है और जबकि F कॉम्प्लिकेटेड शेप माना जाता है। तो डबल डम्बल शेप और डम्बल शेप में आपको फर्क मालूम है बच्चों? नहीं अगर आपने यूं ड्रॉ किया है, इसको तो डम्बल शेप कहते हैं, अगर इसमें आपने यूं ड्रॉ कर दिया तो डबल डम्बल हो जाएगा। नहीं तो अगर आप P ऑर्बिटल की बात करो तो इसका शेप कैसा होगा? डम्बल। और D कैसा होगा? डबल डम्बल। F के बारे में हमें नहीं सोचना क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड, तो डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। तो जब मुश्किल है तो वो हमसे भी नहीं पूछेगा ना। अब आप देखिए जैसे n की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 0 to n-1 होती है, 0 to n-1। तो n = 1 अगर लेते हैं तो L की वैल्यू 0 to n-1, n की वैल्यू 1 पुट करो, 0 to 0 मतलब 0 होगा। अगर 0 होगा तो इसमें एक ऑर्बिटल होंगे दैट इज S, इसी को आप 1s भी कहते हो, है ना। 1s, n = 1, L = 0, इसको कहेंगे 1s। वाई? बिकॉज 0 S को रिप्रेजेंट करेगा। अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं आप, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होंगे 0 and 1। 0 का मतलब S और इसका मतलब P, तो S and P। आप देखिए इसका मतलब ये है कि 1p एग्जिस्ट नहीं करता। 1p एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता कि अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा 10 और 10 क्या होता है? 1s होता है, 1s, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में आपने क्या लिया? सेकेंड ऑर्बिट में 2 वैल्यू मिलेगी आपको 0 1, तो S and P, तो इसको आप बोल सकते हो ना 2s 2p। थर्ड अगर आप लेते हैं तो 3 वैल्यू मिलेंगे, ऑब्वियस से बात है बच्चों 0 1 2, तो ये S P D,
तो 3p 3s 3d, ये एक्चुअली 3s है, 3p और 3d है बच्चों। सिमिलरली अगर आप 4 लेते हो n इक्वल टू, तो आपको मिलेगा 0 1 2 3 दैट इज SPDF, और n इक्वल टू 5 लेते हो तब जाकर f की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। एक 0 1 2 3 4, ऑब्वियसली बात है। फिर से देखिए SPDFG को ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर से वही सवाल कि अगर n की वैल्यू आप बता दो किस n की वैल्यू के लिए G सब ऑर्बिट कैन एग्जिस्ट, तो आप n इक्वल टू 5 यहाँ लिख लेना। देख लीजिए n इक्वल टू 5 में G आ रहा है, 4 में नहीं है, 3 में नहीं है, 2 में नहीं है, 1 में नहीं है, समझे कि नहीं। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने का फॉर्मूला 2l+1 इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर फर्स्ट शेल में डिटरमिन करो तो l की वैल्यू, फर्स्ट शेल का मतलब आप s सब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो l की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। नहीं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल सिर्फ एक ही होगा जिसको आप 1s कहते हो फर्स्ट ऑर्बिट में। अब सेकेंड ऑर्बिट में देखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या है बच्चे, 2l+1, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, 2 × 2l+1। l यहाँ पे क्या है, l यहाँ पे आपका है एज़िमुथल क्वांटम नंबर। नहीं तो अगर आप देखिए मैंने कहा कि s के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आप कहेंगे 1। कैसे, तो s की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, l की वैल्यू, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 1 आ गया। p के लिए फिल करके देखा हमने तो ये 1 आएगा, तो 2 × 1+1 दैट इज 3। तो p के पास कितने बॉक्सेस होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, दैट कुड बी डिटरमिन फ्रॉम हेयर। उसके बाद आप बात करिए ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप डिटरमिन कर सकते हो कि किस सब ऑर्बिट में कितने, जैसे SPDF में कितने ऑर्बिटल्स हैं, दैट विल बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। मान लिया आपके पास L की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू 3 का मतलब हुआ F में कितने हैं, तो 3 पुट करिए आप, तो 2 3 6 + 1 7 ऑर्बिटल हैं। मतलब S के पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं, F के पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 7 है। कौन बता रहा है आपको, तो ये बता रहा है भाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए। अब आप देखिए अगर हमने 4 ले लिया, 4 का मतलब G सब ऑर्बिट है, तो G सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स, कितने बॉक्सेस, 4 पुट करिए, 4 × 4 दैट इज 2 × 4 कितने होंगे भाई, 8 + 9 तो 9। इसका मतलब इसके पास 9 बॉक्सेस हैं, ऑर्बिटल हैं। इनके पास 7, इसके पास 5, इसके पास 3, इसके पास 1। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिटरमिन करना हो तो क्या करेंगे, तो इसको ऑर्बिटल को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ऑर्बिटल चाहे कोई भी होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं आप। तो अगर मान लो n की वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया, 0 पुट करने का मतलब आप s सब ऑर्बिट की बात कर रहे हो, तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप, दैट कुड बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आप देखिए l की वैल्यू 0 पुट करिए, ये टर्म 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सब ऑर्बिट में डिटरमिन करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। व्हाट अबाउट p, तो p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए p की वैल्यू 1 पुट करो, तो 2 × 2 + 1 दैट इज 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, हम जानते हैं। व्हाट अबाउट d, तो d के लिए l की वैल्यू 2 पुट करिए, 2 × 2 + 1 दैट इज 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो जाएगा 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ बच्चों G सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो G सब ऑर्बिट में L की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 4, तो 4 × 2 8 + 1 9 × 2 18। तो G के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे, वो 18 फिल होंगे। ये आप समझ पा रहे हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ सब सेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर होगा। फिर से वही पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं, तो एक होता है 1। सेकेंड में कितने होते हैं 2, कौन कौन से S N P। थर्ड में कितने होते हैं 3, कौन सा S P D। फोर्थ में कितने होते हैं तो 4, कौन कौन से S P D N F। और फिफ्थ में कितने होते हैं तो ऐसे आप बताएंगे 5, कौन कौन से S P D F G। नहीं तो नंबर ऑफ सब सेल्स इक्वल टू ऑर्बिट नंबर।
थर्ड ऑर्बिट का मतलब 3 सब ऑर्बिट होंगे उसमें। थर्ड ऑर्बिट देखो 3 सब ऑर्बिट है, कौन से? एसपीडीएफ। फोर्थ ऑर्बिट अगर आपके पास है तो 4 सब ऑर्बिट है, दैट इज एसपीडीएफ। फिफ्थ अगर आपके पास है तो 5 सब ऑर्बिट है, दैट इज एसपीडीएफ एंड जी। ठीक है, अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड करना है बच्चों। देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप डिटरमिन कर पाओगे एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो बच्चे h अपॉन 2 पाई रूट अंडर l इंटू एल प्लस 1 ये फॉर्मूला है। विद द हेल्प ऑफ दिस आप डिटरमिन कर पाओगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नहीं, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए बच्चे, जैसे आपके पास आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ बच्चे, हमारे पास है 1s, देखिए 1s 2s 3s 4s 5s, इन सब का आप एंगुलर मोमेंटम बताइए। एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चे, h अपॉन 2 पाई रूट अंडर l इंटू एल प्लस 1। तो अब आप देखो s के लिए l की वैल्यू 0 पुट कर देंगे आप, तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब सबका 0 होता है। ऐसे भी आप जानते हो कि s सब ऑर्बिट स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होगा, किसी एंगल पे तो होगा ही नहीं जो आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर निकालोगे। ठीक है, तो चाहे s कोई भी हो, s सब ऑर्बिट अगर आपके पास है तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हाँ, अगर p के लिए निकालते हो जैसे 2p 3p 4p 5p वगैरह वगैरह, तो इसका आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे l की वैल्यू के लिए 1 पुट करिए, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। नहीं तो ये हो जाएगा आपका क्या, h रूट 2 अपॉन 2 पाई। बोलो, उसी तरह से अगर आप d का निकालते हो तो d के लिए l की वैल्यू 2 पुट कर दो और f के लिए 3 पुट कर दो। बस चार चीजें, s कोई भी s 0, कोई भी p, अभी बताया मैंने कि h रूट 2 अपॉन 2 पाई, और कोई भी d हो तो d की वैल्यू 2 पुट करिए, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 6, तो h रूट 6 अपॉन 2 पाई। समझ में आया कि नहीं आया? f के लिए l की वैल्यू 3 पुट कर दी है बच्चे, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 इंटू 3 12, हुआ ना। l की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 इंटू 3 12, तो h रूट 12 अपॉन 2 पाई। यह आ जाएगा d के लिए व्हाट, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसलिए कहा गया कि आप किसी के लिए भी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फाइंड कर सकते हो। तो ये देखा बच्चे हमने क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे खासकर 11th क्लास के बच्चों के लिए ये आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि n इक्वल टू हमारे पास 1 है और l इक्वल टू 0 है, तो इसका ऑर्बिटल बताइए। तो n इक्वल टू 1 का मतलब 1 लिखिए और l इक्वल टू 0 का मतलब 1s, तो ये 1s हो गया बच्चे, समझ रहे हैं आप। जैसे n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1 आ जाए, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3 आ जाए, n इक्वल टू 7 l इक्वल टू 3 आ जाए, इसको 2 कर देते हैं भाई, या n इक्वल टू आ जाए आपके पास 6 और l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 6 l इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाए, तो इसके लिए आपको ऑर्बिटल डिजाइन करना है। तो देखो जैसे पहले के लिए हमने लिखा 1s, दूसरे में n इक्वल टू 2 है तो 2 लिखिए, और 1 है तो 2p हो गया, क्योंकि l 1 इक्वल टू p के बराबर है। यहाँ पे देखिए 7 और l इक्वल टू 3 का मतलब f है, तो ये 7f हुआ, 4 और 2 है तो 4d हो गया बच्चे। यहाँ पे देखिए 6 और 1 है तो 6p हो गया, ये आपके पास 6 2 है तो 6d हो गया। तो इन दिस वे आप ऑर्बिटल को डिजाइन कर सकते हो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया गया हो तो। अब बताइए, एक और होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसे कहते हैं?
तो देखो बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है, इसे आप कहते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन, ये आपको ओरिएंटेशन के अबाउट बताएगा। तो आप लिख लो, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे? तो देखिए 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 देखिए, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ml से, इसकी वैल्यू -L2 0 2 प्लस L वेरी करेगी। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने क्या किया, n की वैल्यू 1 रखा, L की वैल्यू आपने 0 रखा, 0 ही होगा, तो ml की क्या वैल्यू आएगी? 0। इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ओरिएंटेशन है ना? तो ये दोनों मिलाओगे तो क्या आ जाएगा? 1s। तो 1s का मतलब एक स्फेरिकल होता है ना, तो एक ही तो ओरिएंटेशन है अब, बस। नहीं तो अगर n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0 और ml की वैल्यू, ऑब्वियसली बात है, इस फॉर्मूला से क्या आएगा? 0 आएगा। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल है उसका एक ही ओरिएंटेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? अब आइए, अगर आपने n की वैल्यू 2 पुट करी तो L की दो वैल्यू मिलेगी, 0 एंड 1। तो 0 क्या होता है? S और ये क्या होता है? P। अब आप देखिए ml की वैल्यू, इसके लिए तो एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज 0, और इसके लिए 3 वैल्यू आएगी, -1 0 +1। गेटिंग और नॉट? आप देखिए अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L 2 मिलेगा, 0 1। आपने देखा था n-1 करते थे हम लोग, और L = 0 का मतलब S सब ऑर्बिट, L = 1 का मतलब P सब ऑर्बिट। नहीं आया समझ में? तो ml की वैल्यू आप देखिए, इसके लिए, इस सब ऑर्बिट के लिए ml की वैल्यू 0 है, तो एक ओरिएंटेशन इसमें हो गया। लेकिन P के पास 3 ओरिएंटेशन है, -1 0 +1, इसीलिए आप P में 3 बॉक्सेस बनाते हो। इसको लिखते हो -1 0 +1। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि P के पास 3 सब ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py एंड Pz। ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। P सब ऑर्बिट के पास 3 ओरिएंटेशन है, x एक्सिस में भी पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, y में भी और z में भी, और s के पास सिर्फ एक ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ D के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? D के पास कितने ऑर्बिटल? D आप जानते हो D के पास 5 ऑर्बिटल होता है, आपको कैसे पता चला? क्यों 5 ही क्यों, वाई नॉट 7? नहीं, तो आप देखिए D में L की वैल्यू क्या होगी, बता दीजिए? 2। जब L की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू कितनी? -2 -1 0 +1 +2, तो कितनी वैल्यू हो गई भाई? 5। तो 5 ओरिएंटेशन हो गया, इसका मतलब 5 बॉक्सेस आपको लिखना होगा। इसमें 5 बॉक्स आप बनाते हो बच्चे, 1 2 3 4 5। तो -2 -1 0 +1 +2 है ना? इसी में आप बनाते हो dxy dyz dxz dx² - y² एंड dz²। 5 ऑर्बिटल बनाते हो आप। तो 5 ही क्यों? दैट विल बी डिसाइडेड बाय ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। तो फटाफट बताइए कि D के पास, F के पास कितने ओरिएंटेशन होंगे? तो अगेन F की बात कर रहे हैं आप, तो L = आपको लेना होता है बच्चे व्हाट? 3। तो ml की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 बच्चों। तो आप काउंट करिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ओरिएंटेशन है। दैट मीन्स के 7 बॉक्सेस आपको बनाने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7।
तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या लिखोगे -3 -2 -1 0 1 2 3, तो 7 ओरिएंटेशंस मिल गया आपको। दैट्स वाई आप कहते हो कि एफ सबऑर्बिट, ये एक्चुअली आपके पास है एफ है, तो एफ सबऑर्बिट के पास 7 ओरिएंटेशंस होते हैं, दैट मीन 7 बॉक्सेस हैं, और एक बॉक्स को आप क्या बोलते हो ऑर्बिटल, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, इसीलिए कहा गया कि एफ के पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल इक्वल टू 14, क्योंकि वन बॉक्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग और नॉट बच्चों? ठीक है, तो अब आप ओरिएंटेशन बता सकते हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बोलिए बच्चे, जैसे हमारे पास है जी सब सेल, तो L इक्वल टू क्या लिखते हो आप 4, है ना, तो ये हो गया आपका जी सब सेल। अब इसके ओरिएंटेशन कितने होंगे, तो ml के वैल्यू क्या लिखोगे आप -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4 0 1 2 3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो ये बॉक्सेस आपको मिलेंगे 9, और एक बॉक्स में रखते हो 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन तो आपके पास आ गया 9, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों 18। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे आप कहते हो, सिंपल है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जरा आप देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बच्चों एक बात बताइए, आपसे एक सवाल पूछा गया है कि फाइंड ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताइए। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन का अपना एड्रेस है, नहीं, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एड्रेस है। तो किस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को निकालना, ये स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये पता करते हैं सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आपके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चारों क्वांटम नंबर निकालना, देखो कितना आसान है। n की वैल्यू ये बता दिया आपको 3, मतलब आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, ये इंफॉर्मेशन मिल गया। अच्छा, उसके बाद एजीमुथल, तो थर्ड ऑर्बिट में किस में है, पॉसिबिलिटी तो क्या क्या है देखो, अगर n इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू 0 1 2, मतलब थर्ड ऑर्बिट के पास 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। तो है किस में, 3s में है, तो s में अगर है तो L की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप। अब इसमें कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो एक ही तो है, तो 0, क्योंकि ml की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो आपसे 4 क्वांटम नंबर पूछा गया, अब तक हमने 3 पढ़ा है, तो ये 3 आएगा, n इक्वल टू 3 ml इक्वल टू 0 और ml इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअली किसको, 3s सब ऑर्बिट को, है ना, 3s सब ऑर्बिट है देखो, जिसका एक ओरिएंटेशन है, ये आ गया। अब बताइए एक और क्वांटम नंबर है जिसको आप कहते हो स्पिन क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज, बहुत सिंपल है ये, इसे आप कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों ये बताइए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। देखो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया भी नहीं है। जैसे मान लो ये ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे भी मूव करेगा और इनके अराउंड भी मूव करेगा। नहीं आया समझ में, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो
ऐसे घूमते हैं या ऐसे घूमते हैं, दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर इसी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप लिखते हो आप ms से, इसमें प्लस माइनस हाफ लिखते हैं, बहुत सिंपल है, प्लस माइनस हाफ। नहीं तो जैसे आपके पास ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो ms इक्वल टू प्लस हाफ लिख सकते हो या माइनस हाफ भी। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या लिखना है, आप कुछ भी लिख लो, प्लस हाफ या माइनस हाफ। दूसरे के लिए अगर ms लिखना हो तो अगर आपने पहले के लिए प्लस हाफ लिख लिया है तो दूसरे के लिए माइनस हाफ लिखना होगा। और यहां भी देखिए, नहीं तो पहले वाले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो चाहो लिख लो, प्लस हाफ लिख लो, माइनस हाफ लिख लो। ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ लिखेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। नहीं तो ये लिख दिया आपने प्लस हाफ या माइनस हाफ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसी को कहते हो आप क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ये बताओ ये सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसके ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर बताइए। तो n की वैल्यू आपने फाइंड किया था 3, l की वैल्यू फाइंड किया था आपने 0, ml की वैल्यू फाइंड किया था आपने 0, तो व्हाट अबाउट ms? तो बॉक्स के अंदर है आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको कैसे भी रख लो, तो आप इसको कुछ भी लिख लो, प्लस हाफ और माइनस हाफ, दोनों में कोई एक आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आप इनमें 11 इलेक्ट्रॉन है, सबका क्वांटम नंबर आप निकाल सकते हो, नहीं जिसका चाहे आप क्वांटम नंबर फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं कहूं कि एक काम करो बच्चे, सोडियम के 8th इलेक्ट्रॉन या सोडियम के 10th इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 क्वांटम नंबर निकालो, फाइंड ऑल पॉसिबल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, 10th इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, सोडियम के लिए फिर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। ये आपने शायद पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट है, और लास्ट ऑर्बिट क्या आ गया। मैंने आपसे पूछा 10th इलेक्ट्रॉन, तो 10th इलेक्ट्रॉन किस में है भाई, ये इसमें है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो आपका उसको आप सर्किल कर दो। और इस p के पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं जरा देख लीजिए आप, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है आपका 10th इलेक्ट्रॉन, देखिए, है ना। तो आप बताइए, सबसे पहले n की वैल्यू क्या लोगे आप, 2, सेकेंड ऑर्बिट में है, तो l की वैल्यू चूंकि p में है तो 1। अच्छा, ml की 3 पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है, -1 0 +1, कहीं भी हो सकता है ये। और ms में या तो प्लस हाफ लिखिए आप और माइनस हाफ, देखिए आ गया, ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ व्हाट, सोडियम। समझ आया कि नहीं, गेटिंग और नॉट। तो हमने डिस्कस किया बच्चों एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर। देखिए एक बार आप बता दीजिए, रूबिडियम Rb, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 क्वांटम नंबर क्या आएगा। तो कैसे फाइंड करोगे बच्चे, तो देखो जैसे आपके पास क्या क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है और रूबिडियम है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19। अगर आप इसमें 18 ऐड कर दो, प्लस 18 कर दो, तो ये मिल जाएगा आपको, दैट इज 37। अब एटॉमिक नंबर आ गया 37। अब इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 क्वांटम नंबर आपको फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे बच्चे, ये आ चुका है आईडी मेंस में, नहीं, राइट ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर्स ऑफ रूबिडियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम। तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 3d। उसके बाद क्या आएगा बच्चे, 4p 30 हो गया ना, 4p6 36, उसके बाद 5s1 सर्किल करो, यही है आपका 37। अब बताइए फटाफट, l की वैल्यू
n की वैल्यू 5 क्योंकि फिफ्थ ऑर्बिट है बच्चे, l की वैल्यू क्या 0, ml की वैल्यू क्या 0, ms की वैल्यू क्या आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। देखो कुछ भी टाइम लगा क्या नहीं, तो रुबिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर ऑल 4 क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे तो आपको देखिए क्या मिला, n इक्वल टू, देखिए n इक्वल टू 5, दैट इज फिफ्थ ऑर्बिट में है आपका इलेक्ट्रॉन। उसके फिफ्थ ऑर्बिट में तो बहुत कुछ होगा भाई, 5s भी है, 5p भी है, 5d भी है और 5f भी है। कहाँ है तो कहा नहीं s वाले में है। और s में कितने ओरिएंटेशन होते हैं 1, दैट्स इट। और ms की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ तो वो आपकी मर्जी है, प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, which of the following set of quantum number is not possible, इनमें कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने n इक्वल टू लिखा 4, l इक्वल टू लिखा 3, ml इक्वल टू लिखा -2, ms इक्वल टू लिखा प्लस हाफ। ये पहला सेट है बच्चों। दूसरा देखिए n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 3, ml इक्वल टू -4 और ms इक्वल टू -12। तो बताइए सी पार्ट आपके पास है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, ms इक्वल टू -1 और ml है ये, ms इक्वल टू -12। डी पार्ट देखिए आप, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 5, ml इक्वल टू -3 और ms इक्वल टू -12। तो आप बताइए इसमें कौन कौन सा सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। तो देखो अगर n की वैल्यू 4 लेते हैं, n की वैल्यू 4 लेते हैं तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी बताइए, बोलिए बच्चे। अगर n की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आएगी 0, 1, 2, 3। तो 3 है ना आपका ये, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा जब l की वैल्यू आपके पास 3 है तो ml की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू -2 तो -2 आ गया ना, तो ये भी एग्जिस्ट किया और ये तो होगा ही, तो ये तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपका आंसर नहीं है। नहीं, नॉट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल पूछा है तो ये पॉसिबल है, दैट्स वाई ये आपका आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट आइए, अगर आपके पास n की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, n की वैल्यू 5 है करेक्ट, तो l की वैल्यू क्या है 3 है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो l की क्या क्या वैल्यू आ सकती है 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू आ सकती है, तो 3 तो आया ना, तो ये सर्वाइव कर रहा है, ये भी सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अगर आप l की वैल्यू 3 लेते हैं तो जो ml की वैल्यू होगी वो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये तो -4 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। अब आइए, n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो ml की वैल्यू -1 पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो ये आपका आंसर नहीं है। ये चारों क्वांटम नंबर मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, लेकिन इसमें ये पॉसिबल नहीं था। अब आइए यहाँ पे अगेन, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या आएगी 0, 1, 2, 3 ओनली, है ना, तो 5 तो है नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं किया, ये नहीं किया, तो फिर आगे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो योर आंसर विल बी बी एंड डी बोथ। ये 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है।
ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को क्वांटम नंबर समझ में आ गया। नहीं, क्वांटम नंबर इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताएगा। ये कितने टाइप्स के होते हैं बताओ? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा बताइए एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। जो फर्स्ट वन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? तो ये साइज को बताएगा आपके ऑर्बिट का, एनर्जी को बताएगा, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम को बताएगा। नहीं कि साइज छोटा है या बिगर साइज का है, दैट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मेन एक्चुअली ऑर्बिट को बता रहा है ना, ऑर्बिट को, जिसको आप शेल कहते हो, उसको बताएगा। फिर आप आते हो किसमें? एजिमुथल क्वांटम नंबर में। नहीं, एजिमुथल क्वांटम नंबर में आपको ये बताएगा कि आपके ऑर्बिटल का शेप क्या है, और इसे आप पता करते हो सब ऑर्बिट को। सब ऑर्बिट क्या होता है? एस पी डी एफ जी। नहीं, तो आप इसकी वैल्यू से एस अगर आप फाइंड कर लेते हो, एस जैसे ही पता चल जाएगा उसका शेप हमें मालूम होता है, दैट इज स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है बच्चों? डम्बल शेप। डी का डबल डम्बल, और एफ का होता है कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, तो आपको शेप कौन बता देगा? एजिमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताएगा ओरिएंटेशन, है ना, कि इलेक्ट्रॉन को किस किस डायरेक्शन में पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर आपके पास एस सब ऑर्बिट है, वो तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी हर जगह। नहीं, तो ये ओरिएंटेशन इसमें बस एक ही मिलेगा। लेकिन अगर आप पी लेते हो तो पी में आपको 3 ओरिएंटेशन मिलेंगे। जैसे आपने वैल्यू कैलकुलेट की -1 0 +1, तो इसलिए आप कहते हो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सब ऑर्बिट में। जब डी की बात करेंगे तो डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स मिला। क्यों? क्योंकि डी के लिए जो ml की वैल्यू है वो -2 -1 0 +1 +2 आएगा 5, मतलब 5 ओरिएंटेशंस होते हैं डी के पास, एफ के पास 7 और जी के पास टोटल कितने होते हैं बच्चों? 9। ठीक है, फिर आपको बताया गया स्पिन क्वांटम नंबर के अबाउट। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे डिटेक्ट करोगे? तो या तो ये +½ होगा या -½ होगा। अब जब ऑर्बिट में आप पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन का आप मूवमेंट चेक करोगे कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो एक के लिए +½ दूसरे के लिए -½ इसमें मैंने आपको बताया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए आप +½ लोगे या एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ जो आपकी मर्जी है आप ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों को क्वांटम नंबर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जी ब्रॉगली क्वेश्चन, ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये तीनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस पे आप काम करिए, इसको देखिए, अपना नोट बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, और इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर में, नहीं या इवन एनसीईआरटी में, जहाँ भी क्वेश्चन मिल जाए आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसका मतलब आप में डेवलप होगा वो कैलिबर जिसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और आप जानते हो कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, आपका हुनर देखा जाएगा कि आप किसी कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी होगी। हम लोग भी शीट डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों, और खूब मेहनत से पढ़िए।